दोस्तों, दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद है हमारी दुनिया का एक हद से ज़्यादा खूबसूरत और छोटा देश अल्बानिया। ये यूरोप का एक ऐसा देश है कि जिसकी गिनती वर्ल्ड वाइड दुनिया के सबसे छोटे और सबसे कम आबादी वाले देशों में होती है। और तो और अगर कोसोवो को हटा दिया जाए तो कागजी तौर पर अल्बानिया पूरे यूरोप का इकलौता मुस्लिम देश है। मगर यहाँ पर हैरानी की बात यह भी है कि अगर आप लोग इस देश के बारे में गहराई से रिसर्च करेंगे तो आपको ये भी मालूम चलेगा कि ये देश दुनिया के उन देशों में शामिल है जहाँ पर इस वक्त सबसे ज़्यादा एथिस्ट यानी कि नास्तिक लोग रहते हैं। और तो और अगर आप लोग ख़ुद भी अल्बानिया को विज़िट करेंगे, वहाँ जाकर वहाँ के लोगों से मिलेंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर लोगों के नाम तो मुस्लिम होंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग वहाँ के लोगों से उनके रिलीजन के बारे में पूछेंगे तो वह अपने आप को मुस्लिम ही बताएंगे। मगर हाँ, वह मुस्लिम इस बात के अलावा ना तो वह इस्लाम के बारे में कुछ जानते हैं और ना ही वह इस्लाम से जुड़ी हुई चीज़ों को प्रैक्टिस यानी कि फॉलो करते हैं। और ये हाल इस वक्त अल्बानिया की लगभग ज़्यादातर मुस्लिम आबादी का है। कि आखिर मैं ये कैसी पागलों वाली बातें कर रहा हूँ, क्योंकि पहले तो मैंने आपसे कहा कि अल्बानिया यूरोप का एक मुस्लिम देश है, फिर आपसे कहा यहाँ पर सबसे ज़्यादा नास्तिक पाए जाते हैं, और आखिर में ये भी कह डाला कि यहाँ के ज़्यादातर मुसलमानों को तो इस्लाम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आखिर ये तीनों बातें तो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल उलट पुलट हो जा रही हैं। तो दोस्तों, परेशान मत होइए, आप लोग इस पूरे मैटर को समझ सकेंगे। मगर उस पूरे मैटर को समझने के लिए आपको इस देश की उस दर्दनाक और ख़तरनाक कहानी को जानना भी ज़रूरी है कि जिसको याद करके आज भी अल्बानिया के लोग कांप जाते हैं। शुरुआत करें इतिहास से तो इस्लाम अल्बानिया में 12वीं से 13वीं सदी में ही आ चुका था, मगर जो असली बदलाव शुरू हुआ वह था 15वीं सदी के आखिर में, उस वक्त के जब इस इलाके पर ऑटोमन एम्पायर ने दोबारा कंट्रोल हासिल किया। क्योंकि इसके बाद लगातार अगले कई सदियों तक ये इलाका सल्तनत उस्मानिया के ही अंडर में रहा, और इस दौर में इस पूरे इलाके में इस्लाम बड़ी तेज़ी के साथ फैलता रहा। और एक वक्त वो भी आया जब इस पूरे इलाके में रहने वाले 80 से 90% लोग मुस्लिम थे। मगर फिर 20वीं सदी के बिल्कुल शुरू में यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौर में जब सल्तनत उस्मानिया कमज़ोर होना शुरू हुई तो बाकी इलाकों की तरह यूरोप के भी अब सारे इलाके एक एक करके अंग्रेज़ों की मदद से सल्तनत उस्मानिया से अलग होना यानी कि टूटना शुरू हो गए। उस दौर में एक एक करके यूरोप के ये जो सारे इलाके सल्तनत उस्मानिया से अलग हुए थे, उनमें से एक अल्बानिया भी था कि जो 1912 में फाइनली सल्तनत उस्मानिया से अलग हुआ था। मगर ख़ास बात यह थी कि बाकी जितने भी इलाके सल्तनत उस्मानिया से एक एक करके अलग हुए, अब वो चाहे ग्रीस हो, बुल्गारिया हो या इस तरह के सारे देश हों, उनमें जितने भी मुसलमान रहते थे, उन्होंने जब ऐसे हालात देखे तो उनमें से ज़्यादातर लोग फ़ौरन टर्की की तरफ चले गए, यानी टर्की में ही उन्होंने पनाह ली, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं लग रहा था। मगर अल्बानिया एक ऐसा देश था कि सल्तनत उस्मानिया से अलग हो जाने के बाद भी इसकी ज़्यादातर मुस्लिम आबादी टर्की जाने की बजाय ख़ुद अल्बानिया में ही रहे। यही वजह है कि जब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई और दुनिया का एक नया नक्शा सामने आया तो उसमें अल्बानिया यूरोप का इकलौता मुस्लिम देश था। इस देश में आबादी के हिसाब से तो भले ही मुस्लिम ज़्यादा थे, लेकिन ये सारे मुस्लिम इकनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली काफ़ी कमज़ोर थे। यही वजह है कि ये देश अब उस सिस्टम के अंडर में आ चुका था कि जिस तरह का सिस्टम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की में भी देखने को मिला था। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो यहाँ के मुसलमानों को रिलीजन बेस पर टारगेट करना शुरू किया गया। अरबिक ज़बान पर पाबंदी लगाई गई और बाकायदा अरबिक कुरान को बैन करके एक नए तरीके से अल्बानिया की ज़बान में कुरान लिखवाया गया। हिजाब पर, एक से ज़्यादा शादी पर या फिर इस तरह की और भी चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई, और साथ ही साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने को भी काफ़ी लिमिटेड कर दिया गया था। यहाँ के मुसलमानों के लिए ये सब कुछ भी कम था, क्योंकि असली खेल तो सन 1944 यानी 1944 और 45 के दौर से शुरू होने वाला था, जब अल्बानिया की पॉलिटिक्स पर पूरी तरीके से कम्युनिस्ट लोगों का कब्ज़ा हो गया और देश की कमान आई एक ऐसे नास्तिक इंसान के हाथों में कि जिसको अनवर के नाम से जाना जाता था। ये एक ऐसा नास्तिक डिक्टेटर था कि जिसका ये मानना था कि रिलीजन्स
यानी कि ये जो धर्म वगैरह होते हैं ये एक शहर की तरह हैं, और जब तक इन चीज़ों को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक देश का विकास हो ही नहीं सकता है। बस इसी इरादे के साथ अब इसने अपने पूरे ही देश में सारे ही धर्मों और मज़हब के ख़िलाफ़, अब वह चाहे ईसाइयत हो या फिर इस्लाम हो, एक क्रैकडाउन शुरू कर दिया। सबसे पहले तो इस डिक्टेटर ने उन ईसाई पादरियों वगैरह के ख़िलाफ़ मिलिट्री ट्रायल शुरू किया कि जिन्होंने शुरुआती दौर में ही इसकी हुकूमत का विरोध किया था। उनमें से कुछ को तो बग़ैर मिलिट्री ट्रायल वगैरह के ही मौत की सज़ा दे दी गई थी। अनवर हुक्स ने अब पूरे ही अल्बानिया में अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को तेज़ी के साथ फैलाने के लिए नए नए तरीके अपनाना भी शुरू कर दिए। उसने अपने दौर में अब ऐसी बहुत सारी प्रोपेगेंडा फिल्म वगैरह भी रिलीज़ करवाना शुरू की कि जिसमें ईसाई पादरियों को या फिर मुस्लिम स्कॉलर्स वगैरह को एक विलेन के तौर पर या फिर देशद्रोही के तौर पर दिखाया जाता था, ताकि अल्बानिया के जो आम लोग हैं वो इन सभी लोगों से और इनके धर्मों और मज़हब से नफ़रत करने लगें। अनवर हुक अपने इस मकसद में कामयाब होने भी लगा, क्योंकि अब इन सारी चीज़ों का असर ज़मीन पर दिखने लगा था। मुस्लिम लोग उस दौर में नमाज वगैरह पढ़ने के लिए मस्जिदों में जाने से कतराने लगे, और तो और मुसलमानों ने अब पब्लिकली सलाम करना भी या फिर पब्लिक में ऐसे इस्लामिक कपड़े पहनना वगैरह भी ख़त्म कर दिया कि जिससे साफ तौर पर यह जाहिर हो जाए कि वह मुस्लिम नहीं हैं। अनवर हुक्स की तरफ से संविधान में बदलाव करके अल्बानिया को एक मुस्लिम देश से ऐसे देश में तो पहले ही बदल दिया गया था कि जिस देश का अब कोई भी रिलीजन नहीं, यानी कि कोई भी धर्म नहीं, मगर फिर भी सन 1967 यानी कि 1967 में एक और भी बड़ा फैसला लिया गया कि जब अनवर हुक्स ने बड़ा बदलाव करते हुए अब अल्बानिया को एक नास्तिक देश के तौर पर घोषित कर दिया। इस तरह से ये कागजी तौर पर दुनिया का पहला नास्तिक देश बना। गैर मजहबी देश घोषित होते ही अब पब्लिकली सारी रिलीजियस एक्टिविटी पर पाबंदी लगा दी गई। जुमे की नमाज पर पाबंदी लगा दी गई। कुरान वगैरह रखने पर भी अब टारगेट किया जाने लगा। पुलिस वगैरह लोगों के घरों पर जाकर छापे मार और चेक करती कि कहीं इनके पास कुरान या इस तरह की कोई धार्मिक चीज़ें तो नहीं। जिनके पास भी होती उनको जेल में डाल दिया जाता था या फिर कई बार तो उनको मार भी दिया जाता था। हिजाब पर पाबंदी लग चुकी थी और अब मुस्लिम नाम वगैरह रखने पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी। जैसे जैसे इस तरह के फैसले लिए जा रहे थे, इस तरह की पॉलिसी लाई जा रही थी, जाहिर है पब्लिक में अब मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस भी बढ़ने लगा था। रमज़ान के महीने में भी मुसलमानों को टारगेट किया जाने लगा और जो कोई भी रोज़ा रखता उसको जेल वगैरह में डाल दिया जाता। पब्लिक ऑफिसेज वगैरह में भी ख़ास तौर से नज़र रखी जाती थी। अगर किसी भी बंदे पर शक होता तो फ़ौरन उसको ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ खिला पिला दी जाती थी, ताकि अगर इसका रोज़ा हो भी तो इसी वक्त टूट जाए। शुरू में ऐसे हालात में भी खुफिया तौर पर जो मुसलमान इस्लाम को फॉलो किया करते थे और खुफिया तौर पर ही अपने बच्चों को मजहबी तालीम भी दिया करते थे, अब उन्होंने भी धीरे धीरे बच्चों को मजहबी तालीम देना बंद कर दी, इस डर के साथ कि कहीं ऐसा ना हो कि कभी ये चीज़ ये लोग पब्लिक में जाहिर कर दें, जिसकी वजह से इनकी जान पर बनाए। नतीजा ये हुआ कि अल्बानिया की अब नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमेटिक नास्तिकता की तरफ बढ़ने लगी। इसके बाद अल्बानिया के अनवर हुक्स ने अब वहाँ की मस्जिदों और मदरसों वगैरह को भी टारगेट करना शुरू किया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सन 1967 के दौर में सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 महीने के अंदर अनवर हुक्स के हुक्म पर लगभग 2000 से भी ज्यादा मस्जिदों को खत्म कर दिया गया था। ज्यादातर मस्जिदों और मदरसों को तो तोड़वा ही दिया गया था। बाकी जो मस्जिदें स्ट्रक्चर के हिसाब से काफ़ी ऐतिहासिक और आलीशान थीं, तो उनको सिनेमाघर, कैसीनो गोदाम या इस तरह की दूसरी चीज़ों में बदल दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये एक कहावत है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है और वक्त अपने आप को ज़रूर बदलता है। हमारी इस फ़ानी दुनिया में हर चीज़ कुछ ज़वाल है। सन 1985 यानी 1985 में व्हील चेयर पर मौजूद एक लंबी बीमारी झेलने के बाद अनवर हुक्स की मौत हो गई। साथ ही साथ उस दौर में पूरी दुनिया के अंदर इस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का जो गॉडफादर हुआ करता था, यानी कि USSR की जिसको हम सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं, वह अब अमेरिका के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था, जिसकी वजह से अब अल्बानिया में भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और उसकी पार्टी वगैरह सब दम तोड़ने लगी। नतीजा ये हुआ कि 1992 में यानी 1992 में USSR के ख़त्म होने से और टूटने से पहले ही 1990 में अल्बानिया के लोगों ने कम्युनिस्ट को अपने यहाँ से निकाल फेंका। देश में जब नया सिस्टम लागू हुआ तो फाइनली रिलीजियस यानी कि मजहबी लोगों को चैन की सांस मिली।
मुसलमानों या बाकी धर्म के लोगों के ऊपर लगाई गई सारी पाबंदियों को हटाया गया। जितनी भी मस्जिदें एक लंबे वक्त से बंद पड़ी हुई थीं, उन सब को दोबारा खोला गया। और लीड मस्जिद अल्बानिया की वो पहली मस्जिद थी कि जिसमें 1967 यानी कि 1967 के बाद पहली बार अजान दी गई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1990 यानी 1990 के बाद यहाँ के मुसलमानों को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अब हालात बिल्कुल भी वैसे नहीं थे कि जैसे किसी दौर में हुआ करते थे, क्योंकि उनकी ये जो नई जनरेशन थी ये इस्लाम से पूरी तरह से दूर हो चुकी थी। उनको ना तो कुरान पढ़ना आता था, ना नमाज पढ़ना आती थी, और ना ही इस्लाम से जुड़ी हुई बाकी चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज थी। यही वजह है कि दुनिया के अलग अलग मुस्लिम देशों की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने, बहुत सारी संस्थाओं ने यहाँ पर जाना शुरू किया और इन लोगों के ऊपर काम करना शुरू किया। यहाँ पर बहुत सारे मदरसे खोले गए और 2011 यानी 2011 में तो यहाँ की पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी ओपन की गई, ताकि अल्बानिया के मुसलमानों की इस नई जनरेशन को एक बार फिर से इस्लाम से इंट्रोड्यूस कराया जा सके। वक्त वक्त पर इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से यहाँ के मुसलमानों की सोशली और फाइनेंशियली मदद भी की गई। इन तमाम कोशिशों से जाहिर है बदलाव तो काफ़ी आया है, मगर फिर भी सन 1945 यानी 1945 से लेकर 1985 यानी 1985 तक लगातार 40 साल तक राज करने वाले अनवर हुक्स ने जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया था, उसकी भरपाई शायद अभी भी नहीं हो सकी है और अगले कई दशकों तक नहीं हो सकेगी। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वह अल्बानिया देश की, जिसमें आज मुसलमानों की आबादी 60% के करीब है, इन सारे मुसलमानों में से बमुश्किल 10 से 15% मुसलमान ही ऐसे हैं जो वाकई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं या फिर इस्लाम से जुड़ी हुई सारी बेसिक चीज़ों की नॉलेज रखते हैं। वरना ज़्यादातर का हाल यही है कि वह नाम से मुस्लिम हैं, अपने आप को मुस्लिम भी मानते हैं, मगर एक लंबे वक्त तक कम्युनिस्ट माहौल में ज़िंदगी गुजारने के बाद वो इस्लाम की बेसिक चीज़ों से भी फेमिलियर नहीं है। फ़िलहाल दोस्तों, उतार चढ़ाव से भरी हुई अल्बानिया देश की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।